हेलो बच्चों, पीके मेड के चैनल में मैं पंकज विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का वीडियो कक्षा 9 और कक्षा 11 की बायोलॉजी के सेल वाले चैप्टर से लिया गया है और ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है आपके होम एग्जामिनेशन के लिए और तमाम प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। सो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया है क्या? तमाम लोगों ने अपने सिलेबस में माइटोकॉन्ड्रिया ही सुना होगा, लेकिन कहीं भी इन्होंने सूत्रकणिका शब्द नहीं सुना होगा। याद रखिएगा, सूत्रकणिका ये हिंदी है और माइटोकॉन्ड्रिया इंग्लिश में कहा जाता है। तो याद रखिएगा आप माइटोकॉन्ड्रिया की हिंदी सूत्रकणिका। हम स्टार्ट करते हैं खोज से। तो याद रखिएगा इसकी खोज सन 1857 में कोलिकर नामक साइंटिस्ट ने की थी। कोलिकर ने की थी, वो भी कहां पर? रेखित पेशी में। याद रखिएगा, आप लोगों ने पिछले सिलेबस में पिछली क्लासों में पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज, अल्टमान या सिबेंडा। याद रखिएगा, हम बता रहे हैं जैसे जैसे आप आगे सिलेबस में बढ़ते रहेंगे आप और ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे। याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर ने की थी, वो भी कहाँ पर? रेखित पेशी के अंदर। चलिए आगे देखते हैं। सन 1886 में साइंटिस्ट का नाम है अल्टमान। अल्टमान ने इसे नाम दिया था बायोब्लास्ट। कहीं कहीं पर ये बायोप्लास्ट लिखा हुआ है तो कहीं कहीं पर बायोब्लास्ट लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा सन 1886 में अल्टमान ने नाम दिया था इसे बायोब्लास्ट। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं, एक नाम है सिबेंडा। सिबेंडा ने इसे नाम दिया है माइटोकॉन्ड्रिया। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। नाम किसने दिया है? सिबेंडा। पूरा नाम कार्ल बेंडा। इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 3 टॉपिक क्लियर किए गए हैं, जिसमें पहला खोज है, दूसरा बायोप्लास्ट नाम है, तीसरा आपका है माइटोकॉन्ड्रिया। नाम किसने दिया? सिबेंडा ने। आगे देखते हैं, इसके साइज की बात करते हैं। साइज, तो इसकी साइज 0.5 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर तक होती है, इसकी लंबाई अथवा चौड़ाई। रही बात आकार की, तो इसका आकार गोल, टेढ़ा मेढ़ा या इसके अलावा जैसा आप देख रहे हैं विभिन्न आकार का हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी संख्या की, नंबर की, तो एक बात याद रखिएगा, हमारे शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं सभी कोशिकाओं के अंदर ये प्रेजेंट होगा अलग अलग नंबर में। जिस स्थान पर ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ऐसे स्थानों पर इनकी संख्या ज्यादा होती है, जैसे स्पर्म्स के अंदर। तो याद रखिएगा, जिस लोकेशन में ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी उस स्थान पर उस स्थानों की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा होती है। अगली बात, तो ये भी याद रखिएगा, जैसे मैंने बताया कि इसका जो डिजाइन है वो अलग अलग हो सकता है। लोकेशन की बात करें, लोकेशन ये पाया किस में जाता है? तो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर ये समस्त जीवों की कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ नाम याद रखिएगा, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नीले हरे शैवाल, इन दोनों की कोशिकाओं को छोड़ करके समस्त प्रकार के जीवों की कोशिकाओं में ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, आइए संरचना के बारे में थोड़ा सा फोकस किया जाए, इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो जहां तक बात करें संरचना की, तो मैंने बताया कि इसका जो डिजाइन होगा वो चेंज होता है, अलग अलग प्रकार के डिजाइन्स वाले ये होते हैं, हो सकते हैं, कह सकते हैं। चलिए, तो जैसा कि मैंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया जितने भी सेल ऑर्गन्स होते हैं
उन सभी सेल ऑर्गन्स में से ये एक बेहद इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गन्स है। क्यों? क्योंकि कोशिका के अंदर पावर को प्रोड्यूस करने का जो काम होता है वो इसी का होता है, इसलिए कह सकते हैं कि ये एक बेहद इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गन्स माना जाता है। तो याद रखिएगा, समस्त जीवों की कोशिकाओं के अंदर दोहरे भित्त की, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया कि डबल लेयर, आप याद रखिएगा कौन कौन से ऑर्गन्स डबल लेयर के हैं, कौन कौन से सिंगल लेयर के हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया आप देख रहे हैं ये डबल लेयर का सेल ऑर्गन्स है। इसकी जो भित्ति है वो डबल लेयर की बनी होती है। स्पेशली इसकी जो बाहरी भित्ति है यानी कि आउटर जो मेम्ब्रेन है ये बना होगा पॉलीसैकेराइड का, और जो इनर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन जो होता है ये बना होगा म्यूकोपेप्टाइड का। सो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। इसकी दो परतें होती हैं, आउटर मोस्ट लेयर जो होता है वो पॉलीसैकेराइड का बना होता है और जो इनर लेयर होता है वो म्यूकोपेप्टाइड का बना होता है। आउटर तरीके से देखा जाए तो ये चिकना सा होता है, स्मूथली होता है। इसकी जो इंटरनल लेयर होती है वो अंदर की तरफ घुस करके, ऐसे हमको लिखना होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया संरचना में क्या लिखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरे भित्ति वाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोशिकांग है। इसकी बाहरी भित्ति पॉलीसैकेराइड की, अंदर वाली म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। अंदर वाली भित्ति अंदर की तरफ घुस करके अंगूठे जैसी रचना बनाती है जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसे हम क्रिस्टी कहते हैं। जहां तक क्रिस्टी की साइज की बात करते हैं, संख्या की बात करते हैं, तो साइज लगभग फिक्स माना जाता है, लेकिन संख्या इसकी फिक्स नहीं है। इनकी संख्या कुछ भी हो सकती है, ये लगभग में हम लोग लिख सकते हैं। चलिए इसकी लंबाई की जहां तक बात करते हैं तो लगभग 400 से 800 नैनोमीटर इसकी साइज हो सकती है। ये आपका अप्रोक्सीमेटली लगभग लगा के है, याद रखिएगा। इस क्रिस्टी के ठीक ऊपर मैंने बताया क्रिस्टी किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर वाली लेयर अंदर की तरफ घुस करके अंगूठे जैसी रचना बनाती है जिसे क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी के ठीक ऊपर माचिस के तीलियों जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम F1 के कण, याद रखिएगा F1 मॉलिक्यूल, या फिर इसे हम ऑक्सीसोम के कण कहते हैं। इन कणों की भी संख्या फिक्स नहीं है, याद रखिएगा, बट कुछ चीजें फिक्स हैं। जैसे इनकी लंबाई फिक्स है। क्या है लंबाई, याद रखिएगा 200 से 700 नैनोमीटर इसकी ये लंबाई होती है। इस माचिस की तीली जैसे स्ट्रक्चर की लंबाई होती है, जिसको मैंने बताया। यह कौन कण है, यह कौन कण है। दो F1 कणों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहां पर हम लिख दे रहे हैं, दो F1 कणों के बीच की दूरी, यानी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 100 नैनोमीटर से कम होता है। ये लगभग में माना जाता है कि दो F1 कणों के बीच की जो डिस्टेंस होता है वो 100 नैनोमीटर से थोड़ा कम ही होता है। F1 कण का काम क्या होता है वो जान लीजिएगा। F1 कण जो कण है ये ऑक्सीजन को रिसीव करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहां से, साइटोप्लाज्म के अंदर से ऑक्सीजन को रिसीव करने का काम इन्हीं F1 मॉलिक्यूल्स का होता है। आगे देखते हैं, ठीक इसी के अंदर जो गाढ़ा सा लिक्विड होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसे हम मैट्रिक्स कहेंगे, याद रखिएगा। इसी मैट्रिक्स के अंदर आपको DNA, इसके अलावा RNA, इसके अलावा तमाम प्रकार के प्रोटीन, एंजाइम या फिर लिपिड, अमाइनो एसिड है, ऐसी तमाम चीजें, विटामिन, ग्लूकोज, ऐसी तमाम चीजें प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम शॉर्टकट में कहते हैं सब्सट्रेट।
सबस्ट्रेट, याद रखिएगा, सबस्ट्रेट यानी कि क्रियाधार। अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जिन चीजों का, जिन पोषक तत्वों का ऑक्सीडेशन होता है, दहन होता है, उन्हें सबस्ट्रेट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, ये सारी चीजें सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग आती हैं। ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एक्सेट्रा, ये सारी चीजें सबस्ट्रेट कहलाती हैं। आगे चलते हैं। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर के बारे में। हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा कार्य, माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, रही बात अगर हम लोग फंक्शन की बात करें, तो फंक्शन इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसे हम पावर हाउस कहते हैं ऑफ द सेल, यानी कि कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्यों कहते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेल के अंदर पावर का प्रोडक्शन करना, पावर को प्रोड्यूस करना सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है। इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, कोशिका का विद्युत गृह कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। कैसे बनती ऊर्जा, वो याद रखिएगा। इसके अंदर, यानी कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो प्रोसेस होते हैं। कौन कौन से प्रोसेस? पहला होता है क्रेब्स चक्र, क्रेब्स साइकिल, और उसके बाद दूसरा होता है ईटीएस। ईटीएस माने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। याद रखिएगा, इन दोनों क्रियाओं के उपरांत जब ये दोनों प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो जाते हैं, तब जाकर के एनर्जी फॉर्म होती है। इन दोनों के बारे में अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट कक्षा 11 को ओपन करेंगे। वहाँ पर आपको श्वसन का एक चैप्टर मिलेगा। श्वसन को ओपन करेंगे, वहाँ पर आपको तमाम उसकी 4-5 वीडियोज मिलेंगे उसमें से, या फिर आप डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं पिकोमेडिको क्रेब्स चक्र, या फिर ग्लाइकोलिसिस चक्र, या फिर ईटीएस। आपको इसके बारे में डिटेल वहाँ पर मैंने पढ़ाया है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो जब क्रेब्स साइकिल और ईटीएस ये दोनों कंप्लीट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तब जाकर के बनती है ऊर्जा। क्या फॉर्म होती है ऊर्जा? वो ऊर्जा किस रूप में होती है? एटीपी के रूप में। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक, याद रखिएगा, जितना एटीपी बनता है, लगभग हम यहाँ पर 38 एटीपी मान लें, तो 38 में से ज्यादातर एटीपी हमारी त्वचा के अंदर जो वसा में ऊतक प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर ये चर्बी के रूप में, फैट के रूप में, या बल्बर कह सकते हैं के रूप में ये स्टोर जाती है। थोड़ी बहुत मात्रा में जो एटीपीज होती हैं, वो आगे चेंज की जाती हैं एडीपी में, यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। याद रखिएगा, इस फॉर्म में चेंज होती हैं। बाकी जो स्टोर होती हैं एटीपी, वो दूसरी कंडीशन में, विपरीत अवस्था में फिर से वो डिजॉल्व होती हैं, गलती उनका दहन होता है, और फिर वो चेंज होंगी एडीपी में। फिलहाल थोड़ी बहुत मात्रा में यहाँ पर चेंज हुआ एडीपी में। इस एडीपी का हम लोग यूज करेंगे, इसे कहते हैं क्रियात्मक ऊर्जा। क्रियात्मक ऊर्जा कहते हैं, फंक्शनल एनर्जी कहते हैं। यही ऊर्जा हमारे दैनिक कार्यों में प्रयोग की जाती है हमारी कोशिकाओं के द्वारा। याद रखिएगा, एटीपी को जब एडीपी में चेंज किया जाता है, इस प्रक्रिया को हम फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, एटीपी को जब एडीपी में बदला जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटोफॉस्फोरिलेशन यानी कि फोटोफॉस्फोरिलीकरण कह लीजिए आप। अच्छा, एटीपी को क्या कहते हैं? ऊर्जा का सिक्का कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? एटीपी को ऊर्जा का सिक्का, कॉइन्स ऑफ एनर्जी, या इसके अलावा उपापचय जगत का सिक्का, या इसके अलावा संचित ऊर्जा, स्टोर एनर्जी। संचित ऊर्जा क्यों कहते हैं? मैंने बताया कि जो एटीपी बनता है, उसका मैक्सिमम पार्ट हमारी त्वचा के फैटी टिश्यू में चर्बी के रूप में जमा हो जाती है, इसलिए उसको हम संचित ऊर्जा कहते हैं।
बाद में वही चर्बी डिजॉल्व होती है, गलती है और वो चेंज हो जाती है फिर एडीपी में, और उसी एडीपी का हम लोग यूज करते हैं अपने तमाम क्रियाओं के अंतर्गत, इसलिए इसको एडीपी को फंक्शनल एनर्जी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इस प्रकार से ऊर्जा तैयार हुई है और हम लोग जान गए कि एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है। डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं, मैंने बताया कि 3 प्रक्रियाओं को आपको जानना होगा। ग्लाइकोलाइसिस चक्र क्या होता है, क्रेब्स चक्र क्या होता है और ईटीएस क्या होता है। तीनों का वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आप वहां पर सर्च करके उसको देख सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।